बात है साल 1912 की। आज से लगभग 111 साल पीछे चलते हैं। एक जहाज बनाया जाता है जिसका नाम है टाइटैनिक। अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा लग्जूरियस और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड एक शिप, जिसको बनाने वाली कंपनी ने यहां तक दावा कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये कभी डूब ही नहीं सकता है। और शायद इसीलिए जब ये जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला था तो यहाँ पर लाइफ बोट्स भी सफिशिएंट नंबर्स में प्रोवाइड नहीं की गई थी। उनको मालूम था कि हम तो डूब ही नहीं सकते हैं, हमको लाइफ बोट की कोई खास जरूरत पड़नी नहीं है, फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम कुछ रख लेते हैं यहाँ पर। जहाज जब अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा था तो बात है 14 और 15 अप्रैल की रात की। अमावस की रात थी, मूनलेस नाइट, पूरी तरीके से अंधेरा। और अटलांटिक ओशन के जिस पोर्शन से ये गुजर रहे थे वहां पर कई सारे आइसबर्ग्स, बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी तैर रहे थे। आसपास चलने वाले जहाजों ने इसको चेतावनी भी दी थी कि यार तुम जिस जगह से गुजर रहे हो यहाँ पर बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं, स्पीड अपनी बहुत कम करके रखना, या तो तुम रुक जाओ और कल सुबह यात्रा स्टार्ट करना। लेकिन इन्होंने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, क्योंकि हम तो बहुत बड़े जहाज हैं, अनसिंकेबल हैं, हम अपनी स्पीड से चलते रहेंगे। और इनके दिमाग में, कैप्टन के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि क्यों ना हम इस चैनल को बहुत हाई स्पीड से पार करके एक नया रिकॉर्ड भी बना दें दुनिया के सामने कि हमने द अनसिंकेबल टाइटैनिक, हमने इसको कर दिखाया है। फुल स्पीड से चलते चले जा रहे हैं। अचानक से उस अंधेरी रात में बहुत करीब इनको अपने सामने एक आइसबर्ग, मैसिव, बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई पड़ता है। और पूरी कोशिशों के बावजूद भी प्रोपेलर की डायरेक्शन तक को उल्टा कर दिया, स्पीड को पूरी तरीके से कम करने की कोशिश की, जहाज को पूरी तरीके से मोड़ने की कोशिश की, और ये जहाज अपने बाईं तरफ स्टारबोर्ड साइड सीधे उस आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं और इमीडिएटली दिस ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। दो टुकड़ों में जहाज टूट जाता है और दोनों टुकड़े एक एक करके समंदर की गहराइयों में समा जाते हैं। जिस समय ये समंदर में गिर रहा था, गहराई वहां पर 4 किलोमीटर की है। समंदर में अंडर करंट वेव्स की वजह से दोनों टुकड़े गिरते गिरते एक दूसरे से लगभग 1600 फीट की डिस्टेंस पर समंदर की तली में आज भी मौजूद दिखाई पड़ते हैं। 1912 में ये जो हादसा हुआ था, टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा एक घमंड कर लेना, सेफ्टी को नजरअंदाज कर देना, लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1912 के बाद 1985 में यह पता चल पाया कि इस जहाज का मलबा आखिर किस एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे पास ऐसी कुछ और टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी जिसको आज हम लोग सोनार बोलते हैं, सोनार सिस्टम, जहां पर साउंड वेव्स की हेल्प से हम लोग समंदर की गहराइयों को मैप कर रहे हैं, 3D मैपिंग। तब पता चला कि यहां पर कुछ एक बहुत बड़े जहाज का टुकड़ा है, और फिर आइडेंटिफाई किया गया कि अरे ये तो वही टाइटैनिक है, द अनसिंकेबल। 1985 में यह पता चल पाया कि इस जहाज का एक्चुअल लोकेशन कहां पर है, और 1997 में इसके ऊपर एक मूवी भी बन जाती है, जिसके बाद से पूरी दुनिया के लोगों का इस जहाज के मलबे के लिए प्यार एक अलग लेवल पे जग जाता है। आज लगभग इस जहाज की 100th डेथ एनिवर्सरी पर एक 3D मैप भी लॉन्च किया गया था, जहां पर यह साफ साफ देखा जा सकता है कि जहाज का आगे वाला पोर्शन, जिसको टेक्निकली बो बोला जाता है, और जो पीछे वाला पोर्शन है जिसको टेक्निकली स्टर्न बोलते हैं, ये दोनों टुकड़े आज भी 1600 फीट की डिस्टेंस पे समंदर में अंदर पड़े हुए हैं। क्लियरली ये इमेजेस आपको दिखाई पड़ रही हैं। रिसेंटली 3D इमेजेस, बहुत ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस भी लॉन्च की गई हैं, जो आप बड़े आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये इमेजेस क्लियर पिक्चर्स शो कर रही हैं कि जहाज के मलबे का अभी अंदर क्या पोजीशन है, क्या हालत हो चुकी है। इस जहाज में जो रस्टिंग देख रहे हैं, जो इस जहाज के स्टील का डिके हो रहा है, ये स्टील ईटिंग बैक्टीरियाज हैं जो इस जहाज के मलबे को धीरे धीरे से खत्म कर रहे हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये जहाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। अब इस जहाज के मलबे पर जब एक बार पिक्चर बन चुकी है तो लोगों का एक अलग सा प्यार जग पड़ा है। और ये इसलिए नहीं कि लोगों में एक्सप्लोरर वाला जीन्स आ चुका है, नहीं, ये बिल्कुल वही वाला सिचुएशन है कि जब शाहरुख खान की कोई एक मूवी बन जाती है ना, जिसमें वो गिटार बजाते हैं कॉलेज में और कॉलेज की लड़कियां उनके ऊपर मरती हैं, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का हर लड़का म्यूजिक पसंद भले ही ना करता हो, लेकिन गिटार से मोहब्बत करने लगता है कि अब हम भी गिटार बजाएंगे। हमें धर्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर एक मूवी बन जाए केदारनाथ के ऊपर, तो शायद केदारनाथ जाने वाले नए लड़के लड़कियों की एक बाढ़ सी आ जाती है, जो रील्स बनाने के लिए, इंस्टा रील्स बनाने के लिए बड़े आराम से वहां पर पहुंचते हैं। तो शायद ऐसे ही कुछ इसके साथ भी है कि जब तक मूवी नहीं बनी थी लोगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों में रहा होगा जो एक्सप्लोरर नेचर के होते हैं। कुछ लोग तो इस जहाज के मलबे को देखने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार जेम्स कैमरून इस जहाज के मलबे को लगभग 33 बार देख चुके हैं। अब जब पिक्चर बनने के बाद लोगों में एक ललक आ चुकी है कि हमको इस जहाज का मलबा देखने जाना है, समंदर की गहराइयों में 4 किलोमीटर तक जाना है इसके मलबे को देखने, तो जब लोगों में एक डिमांड बढ़ी तो एक नई टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, डीप वाटर
हम आपको दिखा करके लाएंगे, 4 किलोमीटर अंदर लेकर के जाएंगे और हम आपको इस जहाज का मलबा दिखा करके लाएंगे। और इस चीज के लिए हम आपसे थोड़े पैसे ले लेंगे, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर टिकट, और फिर हम आपको अंदर घुमा करके लाएंगे। यहां पर बात हम लोग जेम्स कैमरून के बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो ऑलरेडी 33 बार इस मलबे तक जा चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। ना सिर्फ टाइटैनिक जहाज पर, टाइटैनिक के मलबे पर, ये दुनिया के सबसे ज्यादा गहरे, जो डीपेस्ट पॉइंट, नोन पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, वहां पर भी जा चुके हैं, जो लगभग समंदर की सतह से 11 किलोमीटर अंदर है। और टाइटैनिक का जो मलबा है वो लगभग 3.8 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, गहराई पे अंदर पड़ा हुआ है। जिस वेसल में बैठ करके ये अंदर गए थे, वो वेसल इन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ था। और उस वेसल का जो क्रू चैम्बर होता है, जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं, वो चैम्बर स्फेरिकल शेप का बनाया गया था, और पूरा का पूरा चैम्बर टाइटेनियम नाम के मेटल की एक थिक लेयर से बना हुआ था। ये कुछ वर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आगे चल करके हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जिस वेसल को इन्होंने खुद डिजाइन किया, खुद अच्छे तरीके से बनवाया अपने सामने, लगभग 7 सालों की मेहनत के बाद इन्होंने उस वेसल को तैयार किया, और उस वेसल में खुद अकेले बैठ करके ये 11 किलोमीटर की गहराइयों तक सक्सेसफुली जा चुके हैं और वहां से लौट चुके हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो समंदर में 11 किलोमीटर तक जा सकती हैं और सक्सेसफुली आ सकती हैं, तो ऐसा क्या गलत किया हमने कि 4 किलोमीटर तक, सिर्फ 4 किलोमीटर तक जाने के बाद ही हमारे वेसल्स का ये हाल हुआ। इससे पहले कि हम लोग थोड़ी और बात करें, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग हर उस टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से टाइटन सबमर्सिबल अंदर ही इम्प्लोड हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत वर्मा, और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हर उस टेक्निकल डिटेल को जिसकी वजह से टाइटन हादसा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस टाइटन के बारे में। जो सबमर्सिबल है ये आखिर क्या है, किस तरीके से काम करता है। टाइटन सबमर्सिबल 18 जून को अपनी यात्रा स्टार्ट करता है सुबह 8 बजे, और इसके पास 96 आवर्स की ऑक्सीजन सप्लाई भी थी। यानी कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो 96 घंटे तक बड़े आराम से अंदर सांस ले सकते हैं। यानी कि 18 जून को अगर आप अंदर जाते हैं तो 22 जून सुबह 6 बजे तक के लिए आपके पास यहां पर ऑक्सीजन है। पहली चीज, ये जो सबमर्सिबल है, सरफेस से नीचे जाना 4 किलोमीटर, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना, एक्सप्लोर करना और फिर वापस आ जाना, इस पूरी ट्रिप को करने के लिए इसको लगभग 8 घंटे का समय चाहिए। और इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये नीचे जाते हैं, डिसेंड करते हैं और ऊपर आते हैं, जिसको टेक्निकली एसेंड करना बोलते हैं, डिसेंड और एसेंड में लगभग 1-1 घंटे का टाइम लगने वाला था, क्योंकि इसकी जो स्पीड रहती है वो 5 किलोमीटर पर आवर से ये नीचे जाएगा और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ऊपर आ रहा है। तो लगभग 1 घंटे के अंदर ये नीचे चला जाएगा और 1 ही घंटे में ये ऊपर आ रहा है। इस तरीके के जितने भी सबमर्सिबल्स होते हैं, या इवन मैं सबमरीन्स की भी बात करूं, तो जितने भी सबमर्सिबल और सबमरीन्स होते हैं, ये सब पानी में नीचे जाने के लिए और पानी में ऊपर चलने के लिए बुओयेंसी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब बुओयेंसी फोर्सेस क्या होता है, अगर कोई चीज पानी के अंदर है, हल्की है पानी से, तो पानी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे देगी, और अगर पानी के अंदर है कोई चीज जो पानी से भारी है, तो वो नीचे की तरफ गिर रही होगी। तो ये जो जितने भी वेसल्स पानी के अंदर चलने वाले हैं, ये क्या करते हैं, अब इनके अंदर कुछ एक चैम्बर्स होते हैं जिसको टेक्निकली बैलास्ट बोला जाता है। इन चैम्बर्स में ये पानी भर लेते हैं सो दैट अपना वजन बढ़ाया जा सके। जब इनको नीचे जाना है तो ये उस चैम्बर्स में पानी भर लेते हैं और नीचे चले जाते हैं, और जब इनको ऊपर आना होता है तो उन्हीं चैम्बर्स में कॉम्प्रेस्ड एयर्स को पंप करके पानी बाहर फेंक देते हैं। अब उसमें हवा भरी हुई है तो पूरा का पूरा वेसल हल्का हो जाता है और ये बुओयेंसी फोर्सेस की वजह से ऊपर आ जाता है। अगर इनको उस पानी में किसी एक जगह पर स्टेबल होना है, रुकना है, तो ये न्यूट्रल बुओयेंसी भी मेंटेन कर लेते हैं कि कितनी एयर और कितना पानी रखा जाए, सो दैट हम ना तो ऊपर जाएं ना तो नीचे जाएं, जहां पर हैं वहीं बने रहें और आगे पीछे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो ये बुओयेंसी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं, कब इनको बुओयेंसी ऊपर की तरफ चाहिए, कब इनको नेट फोर्स नीचे की तरफ चाहिए, और कब इनको न्यूट्रल बुओयेंसी मेंटेन करनी है। तो कुछ इस प्रिंसिपल पे ये हमारा सबमर्सिबल काम करने वाला है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार नजर मार लेते हैं कि इसका तय प्लान क्या था। तयशुदा प्लान के अकॉर्डिंग ये जो सबमर्सिबल है, इसको अपने मदरशिप से लॉन्च किया जाना था सुबह 8 बजे। ये मदरशिप से 18 जून को सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को, 5 लोगों को बिठा करके, जिसमें एक कैप्टन है और 4 पैसेंजर्स हैं जिन्होंने एक बहुत मोटी रकम पे करी है कंपनी को। सुबह 8 बजे ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और मदरशिप को, इस सबमर्सिबल को हर 15 मिनट में एक टेक्स्ट मैसेज करना था कि हम ठीक हैं, चिंता मत करो। हर 15 मिनट में ये मैसेज भी कर रहा था, लेकिन 9:45 पर, लगभग 1.25 घंटे बाद, इस सबमर्सिबल से मैसेजेस ऊपर जाना बंद कर देते हैं। अब एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। मैसेजेस
ना आना, कम्युनिकेशन का टूट जाना, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की चीजें यहां पर कई बार ऑलरेडी हो चुकी हैं, और शायद इस तरीके की टेक्निकल कमियों को ही बताने के लिए ओशियन गेट कंपनी के डायरेक्टर को ऑलरेडी इस कंपनी ने एक बार निकाल दिया था कि तुम हमारी कमियों को दुनिया के सामने रख रहे हो, तो तुम एक काम करो, इस कंपनी से निकल जाओ, टर्मिनेट कर दिया था। सुबह 8 बजे अपना यात्रा स्टार्ट करता है, 9:45 पर इसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। हालांकि दो चीजें होती हैं यहां पर, एक वो जहां से ये मैसेजेस भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन खो जाए, कम्युनिकेशन टूट जाए, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर एक और डिवाइस लगी होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर, जिसकी हेल्प से मदरशिप कभी भी, भले ही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस ट्रांसपॉन्डर की हेल्प से शिप इसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाएगा। ये वही बात हो गई कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो मम्मी को हर 10 मिनट में फोन करना है, हाँ मम्मी गाड़ी मिल गई है, हाँ मम्मी बस से उतर गए हैं, हाँ मम्मी अब हम स्कूल पहुंच गए हैं। तो हम हर 10 मिनट में कॉल करें ना करें मम्मी को, कभी हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, चलता है, लेकिन हमारे हाथ में एक मम्मी ने घड़ी और बांध रखी है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस ट्रैकर। तो मम्मी कम से कम ये तो पता कर पा रही है कि हमारा बच्चा इस समय किस लोकेशन पे है। फोन नहीं लग रहा है उसका, चलता है, लेकिन उसकी लोकेशन तो पता चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां पर आप ऐसे समझ लो कि एक मोबाइल है जिससे ये बात कर रहा है हर 15 मिनट में कि हम सही हैं, और इसके पास एक जीपीएस जैसी कोई चीज लगी हुई है जिससे हम समंदर के अंदर इसकी लोकेशन को भी पता कर सकते हैं। 9:45 पर कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है, और जब ट्रांसपॉन्डर की हेल्प से इसको लोकेट करने की कोशिश की गई तो वो भी लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मदरशिप में जो बैठे हुए लोग थे उनको अभी भी कोई टेंशन नहीं हो रही कि ठीक है कम्युनिकेशन लॉस हुआ है, हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी देर में हो सकता है फिर से कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, हम फिर से बात कर पाएंगे। तय समय के अनुसार इनको सुबह 8 बजे अंदर जाना था, और ठीक 8 घंटे बाद इनको वापस 3 बजे अपनी सरफेस पर, मदरशिप पर लौटना था। जब ये 3 बजे तक, शाम को 3 बजे तक लौट के वापस नहीं आए, तब मदरशिप पे बैठे हुए लोगों की दिमाग की बत्ती जलती है। तब उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है जो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तब इन्होंने मदद मांगी यूएस नेवी से शाम को ठीक 5:40 पर कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, हम जितना ढूंढ सकते थे हम ढूंढ चुके, अब आप लोग प्लीज आइए और हमारी मदद करिए। अब अंदर कुछ 5-4 अमीर लोग फंसे हुए हैं, तो यूएस नेवी और आसपास के जितने भी एडवांस्ड लोग थे वो सब के सब जहाजों से आ गए कि हम देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सबमर्सिबल है ये समंदर में कहीं ऊपर तैर रहा हो, शायद गलत जगह निकल गया हो। जहाज से पूरी समंदर को छाना जा रहा है। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जो अंडर वाटर रोबोट्स होते हैं वो भेजे जा रहे हैं ढूंढने के लिए कि कहीं समंदर के अंदर तो नहीं फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया के एडवांस्ड नेवी, कोस्ट गार्ड्स, ये सब लग जाते हैं इसको ढूंढने के लिए। 5:40 पे ढूंढना स्टार्ट किया जाता है, और इन सब के पास टाइम है 22 जून सुबह 6 बजे तक का, क्योंकि इनके पास 96 आवर्स की ही ऑक्सीजन है। आप इस लिमिट के अंदर अंदर ढूंढिए, क्योंकि अगर आप इस लिमिट के अंदर अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं तो भी अंदर बैठे हुए लोग, भले ही ये वेसल कहीं ऊपर आकर के समंदर में कहीं पर बैठा होगा, अब अंदर जो बैठे हुए लोग हैं इसका दरवाजा अंदर से नहीं खोल सकते हैं, ये बाहर से ही लॉक किया जाता है और बाहर से ही खोला जाता है। तो अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर आपके ढूंढने में थोड़ी सी देर भी हो गई, 22 जून को 6 बजे के बाद अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी और अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो तो अपने आप मरने ही वाले हैं। तो हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम है, और इसी टाइम फ्रेम में हमको अंदर बैठे हुए लोगों को ढूंढना भी है। पूरी सर्च चलती है, एक्सटेंसिव सर्च, पूरी दुनिया के लोग लग गए हैं ढूंढने में, लेकिन 22 जून को सुबह 6 बजे तक इसका कुछ पता नहीं चलता है। यानी कि ये तो कंफर्म है कि अब अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर हमको ये सबमर्सिबल मिल भी जाता है तो भी 6 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, अब सुबह के बज चुके हैं लगभग 11:15। अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो मर तो गए होंगे, ये तो गारंटीड है। 6 घंटे हो चुके हैं, इनकी ऑक्सीजन खत्म हुए, सबमर्सिबल बच भी गया तो अंदर बैठे हुए लोग मारे जा चुके हैं, ये कंफर्म है। अब जब लोग अंदर मारे जा चुके हैं, ये तो कंफर्म हो ही चुका है, तो फिर यूएस नेवी कुछ एक डेटा रिलीज करती है कि हमारे जो हाइड्रोफोन्स हैं उन्होंने कुछ एक साउंड वेव्स भी रिकॉर्ड की थी। साउंड, बहुत एक हैवी साउंड, इंप्लोजन का एक साउंड, एक शॉक वेव रिकॉर्ड की थी। कब? ठीक 9:45 के आसपास। अब ये कौन है जो ये साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करने बैठा था? एक्चुअल में अटलांटिक ओशन में या दुनिया के कई सारे ओशंस में इस तरीके के हाइड्रोफोन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये चीज कई सारे देश दुश्मन देशों की पनडुब्बी पे नजर रखने के लिए भी रखते हैं, और कई बार इन चीजों का इस्तेमाल रिसर्च के लिए भी होता है कि अंदर जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके कोई भी मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं, सो दैट हम बहुत पहले से पता लगा सकें कि कोई सुनामी तो नहीं आने वाली। अगर प्लेट्स में हल्का सा भी मूवमेंट होगा, अंदर कोई भी चीज, कोई भी हलचल होगी टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो वो हमको पहले से पता चल जाएगा। तो इस तरीके के हाइड्रोफोन्स ऑलरेडी अटलांटिक ओशन में भरे पड़े हैं।
उन हाइड्रोफोन्स के डेटा को जब खंगाला गया तो लगभग इसी समय के आसपास एक बहुत ह्यूज इम्प्लोजन साउंड रिकॉर्ड किया गया था। बिल्कुल ऐसा इम्प्लोजन साउंड कि लगता है कोई एक बहुत बड़ी सी सबमर्सिबल, कोई एक प्रेशर वेसल पिचक गया हो, इम्प्लोड हुआ हो, एक्सप्लोड नहीं। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन क्या होता है। जब एक्सप्लोजन होता है तो चीजें अंदर से फटती हैं। अगर मैं एक बोतल लूं और उस बोतल, प्लास्टिक की बोतल में हवा भरना स्टार्ट करूं, आप टायर में हवा भरो और एक्सेसिव हवा भरते चले जाओ, अंदर का प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, तो एक लिमिट के बाद टायर आपका ब्लास्ट होता है, फटता है। इसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लोजन। अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ और चीजें फट गई। इंप्लोजन ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अगर बाहर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप एक बोतल ले लीजिए, बंद कर दीजिए और बाहर से प्रेशर बहुत ज्यादा करते चले जाइए। अगर प्रेशर एक लिमिट को इंक्रीज एक्सीड करता है तो ये बोतल का मटेरियल फेल होगा और ये सारी चीजें पिचक जाएंगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंप्लोजन की। लगभग इसी समय पर ऐसा एक साउंड भी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये माना जा सकता है, 90% श्योरिटी के साथ ये माना जा सकता है कि यार 9:45 AM के आसपास ही हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ। ना तो मोबाइल लग रहा है, ना ही हम जीपीएस से ट्रैक कर पा रहे हैं, ना ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ना ही ट्रांसपॉन्डर से हम इसको लोकेट कर पा रहे हैं। तो ये मान लिया गया कि 90% चांसेस हैं कि आप इसी समय के आसपास ये जो सबमर्सिबल है ये ब्लास्ट कर चुका है, ये इम्प्लोड कर चुका है। अगर ये इम्प्लोड किया है तो यार एक सेकंड के 1000वें हिस्से में, 1 मिली सेकंड में ही अंदर बैठे हुए लोग मारे जा चुके होंगे। मतलब उनको पता भी नहीं चला होगा। इसको दर्दनाक मौत नहीं बोलेंगे, इस मौत में कोई दर्द नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारा दिमाग सिग्नल देता है ना कि दर्द हो रहा है। दिमाग को सिग्नल देने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए होता है। 1 मिली सेकंड में सारी चीजें खत्म, सबमर्सिबल, अंदर बैठे लोग सब चले गए हैं। मतलब उनकी मौत बहुत हंसते हंसते हो गई होगी। वो बहुत अच्छे तरीके से नजारे देख रहे हैं और अचानक से सब कुछ चला गया। हालांकि ये जो सबमर्सिबल है ये सिर्फ बॉयंसी फोर्सेस की वजह से ही ऊपर नीचे नहीं, ये तो जब सबमर्सिबल काम कर रहा है तो अंदर बैठा व्यक्ति, कैप्टन, इसको कंट्रोल कर सकता है कि कब हमको नीचे जाना है, कब हमको ऊपर आना है। लेकिन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जहां पर हमारे अंदर जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं अगर वो काम करना बंद कर दें, अगर जो कॉम्प्रेस्ड एयर का चैम्बर है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इसके वेट को हल्का करना या भारी करना, अगर वो काम करना बंद भी कर दे, तो ये जो सबमर्सिबल्स होते हैं जितने भी, इन सब में एक और सेफ्टी फीचर लगाया जाता है कि अपने आप एक तय समय के बाद अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल फेल्योर, तो इसमें कुछ वेट्स, डेड वेट्स लगाए जाते हैं। लेड, हैवी लेड यहां पर यूज किया जाता है और वो अपने आप उन डेड वेट्स को गिरा देगा। डेड वेट्स जैसे ही गिराए जाएंगे तो ये अपने आप हल्का हो जाएगा और बॉयंसी फोर्सेस की वजह से ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो सारे लगभग फीचर्स तो इन्होंने मेंटेन किए थे जिसकी वजह से सेफ्टी अटमोस्ट मेंटेन की जा सके। फिर भी उसके बाद इंप्लोजन होता है। अब पूरी दुनिया के सामने एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ आगे बात करें, मैं जेम्स कैमरून का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। इस हादसे के बाद जेम्स कैमरून ने बोला है, एंड द स्टेटमेंट इज कि मैं टाइटैनिक की दुर्घटना की इस समानता से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं, जहां कैप्टन को अपने जहाज के आगे बर्फ का मैदान होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस चेतावनी को बार बार नजरअंदाज किया गया और पूरी स्पीड से अमावस की उस रात में जहाज बर्फ के उस मैदान में घुस गया और नतीजा 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सेम उसी जगह पर चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए फिर से एक हादसा हो जाना, यह मेरे लिए और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। कई बार चेतावनियां दी गई थी यहां पर, उसके बावजूद इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। अब पिक्चर में आते हैं मिस्टर स्टॉकटन रश। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ओशियन गेट नाम की एक कंपनी फॉर्म की थी 2009 में, और इसी कंपनी के पास कई सारे सबमर्सिबल्स हैं जो 500 मीटर की गहराई तक, 1000 मीटर की गहराई तक, 2000 मीटर की गहराई तक बड़ी सेफली लोगों को, कमर्शियली पूरी दुनिया के लोगों को अंदर गहराइयों में घुमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक सबमर्सिबल बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया ओशियन गेट टाइटन। टाइटन नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो सबमर्सिबल बनाया गया था ये स्पेशली टाइटैनिक की गहराइयों तक जाने के लिए बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था कि ये टाइटैनिक का टूर लोगों को करा सकें। खुद स्टॉकटन रश उस जहाज को चला रहे थे, यही उस जहाज के कैप्टन भी थे। ओशियन गेट जो सबमर्सिबल है बाहर से कैसा दिखता है और अंदर यहां पर क्या क्या चीजें हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबमर्सिबल को जब आप अंदर से देखते हैं
तो इस सबमर्सिबल में अंदर आपको ये जो मेन पोर्शन दिखाई पड़ रहा है एक सिलेंडर के फॉर्म में, मेन सिलेंडर, ये जो सिलेंडर दिखाई पड़ रहा है ये वही चीज है जहां पर आपके सारे के सारे पैसेंजर्स बैठने वाले हैं, जिसको हम लोग पैसेंजर चैम्बर बोल रहे हैं। नॉर्मली जिस सबमर्सिबल में बैठ करके जेम्स कैमरून 11 किलोमीटर गहराई तक गए थे, वहां पर जो पैसेंजर चैम्बर बनाया गया था दैट वाज मेड अप ऑफ टाइटन, एक मोटी लेयर ऑफ टाइटेनियम मेटल, और वो भी स्फेरिकल शेप का। इन्होंने यहां पर क्या किया है, इसको सिलेंड्रिकल शेप पे बनाया है, और इसका जो मेन पोर्शन ये है सिलेंडर का, ये बनाया गया था कार्बन फाइबर से, और इसके जो एंड कैप्स हैं ये बनाए गए थे टाइटेनियम मेटल से। हालांकि सेफ्टी का काफी ध्यान रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहां पर जो मेन सिलेंडर बनाया गया है जिसको हल बोल रहे हैं, ये लगभग 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर थिकनेस का, 13 सेंटीमीटर थिकनेस काफी ज्यादा थिकनेस होती है कार्बन फाइबर की। हालांकि इस डिजाइन को अभी भी दुनिया के काफी सारे लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी प्रूवन डिजाइन नहीं है, सक्सेसफुली प्रूवन डिजाइन नहीं है। एक तो सिलेंडर बना लिया आपने जहां दुनिया स्फीयर बना करके जा रही है, और दूसरा जहां दुनिया मेटल का इस्तेमाल कर रही है आपने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। अब आगे इस फेल्योर की टेक्निकल बारीकियों को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, हमको ये चीज मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं, और किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करता है उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर मैं हवा में खड़ा हूं, सी लेवल पे ही खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर हवा का जो प्रेशर लग रहा है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर मैं पानी में 10 मीटर की गहराई में चला जाऊं तो अब मेरे ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर पानी का भी प्रेशर ऐड हो गया, तो 10 मीटर पानी मेरे ऊपर एक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा होगा, तो अब मैं फील कर रहा हूं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड की सरफेस को मान लूं कि मैं सी सरफेस पे खड़ा हूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जैसे ही 10 मीटर अंदर आते हो एक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो गया, नाउ यू आर हैविंग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और फिर 10 मीटर आप अंदर आओगे तो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 10 मीटर आप अंदर आओगे तो अब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमको 4 किलोमीटर तक नीचे आना है, यानी कि 4000 मीटर नीचे आना है। कहना इसे कि हमारे ऊपर जो प्रेशर अब लग रहा होगा वो 400 गुना ज्यादा हो गया होगा। हर 10 मीटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो 4000 मीटर में यानी कि 400 टाइम्स मैं नीचे आ चुका हूं। अब मेरे ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सी लेवल पे खड़े होकर के जब हम बात करते हैं तो जो प्रेशर महसूस हो रहा है इससे 400 गुना ज्यादा प्रेशर हम महसूस कर रहे होंगे। अब इस 400 गुना ज्यादा प्रेशर को आप महसूस करिए, ये कैसा दिखता होगा। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आईफिल टावर में लगा हुआ पूरा लोहा, उस पूरे लोहे का मैं वजन ले लूं, एक काम करते हैं, इस आईफिल टावर को मैं उल्टा कर लेता हूं और इसकी टिप जो चोटी है उसको आपके पैर के अंगूठे पर रख दूं, तो जितना प्रेशर आपका पैर का अंगूठा महसूस करेगा, हम उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं। 4 किलोमीटर की गहराई में उस लेवल के एक्सट्रीम प्रेशर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, पहली एक चीज। दूसरी चीज जो हमको यहां पर समझनी है कि आखिर मैं बार बार सबमरीन ना बोल करके सबमर्सिबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जो पनडुब्बियां हम लोग देखते हैं सबमर्सिबल, ये अपने आप में एक ऑटोनोमस व्हीकल होते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब आजकल तो ऐसी भी सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स जिसमें कुछ तो डीजल इंजन पे बेस्ड होती थी, आजकल तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सबमरीन्स भी बनाई जा चुकी हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपना लेकर के चलती हैं। मतलब वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा हुआ है जो कंटिन्यूअसली बिजली पैदा कर रहा है इस पूरे सबमरीन को चलाने के लिए। तो सबमरीन्स दे आर कैपेबल कि एक बार ये पानी के अंदर जाएं तो हो सकता है 20-20 दिन 30-30 दिन तक ये पानी के अंदर बनी रहे। अंदर कमरे होते हैं, अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था होती, सब कुछ ऑटोनोमस। लेकिन जो सबमर्सिबल होता है ये ऑटोनोमस व्हीकल, इसको बोलना थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पावर सप्लाई के लिए इसके पास कोई जनरेटर्स या इंजन्स नहीं है। ये पावर सप्लाई के लिए लिथियम आयन बैटरी के ऊपर बेस्ड होता है, बिल्कुल वही बैटरीज जो आजकल की इलेक्ट्रिक कार्स में लग के आ रही हैं। सबमर्सिबल, इसके पास अपने खुद के बहुत ज्यादा सेंसर्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आसपास क्या चल रहा है उसको जान पाए। तो ये अपने इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से एक मदरशिप पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर आपको सबमर्सिबल से नीचे जाना है तो ऊपर कोई एक जहाज है जो आपको पोर्ट से, किनारे से समंदर की गहराइयों, समंदर में बीच में लेकर के आएगा और फिर इस छोटे से सबमर्सिबल को नीचे की तरफ फेंक देगा। और इसको मैं छोटा सा सबमर्सिबल क्यों बोल रहा हूं? जहां सबमरीन्स बहुत बड़ी हो सकती हैं, 100-100 मीटर्स तक की हो सकती हैं, वहीं सबमर्सिबल इसका साइज अगर आप देखें तो आपकी जो गाड़ी है
फॉर्च्यूनर उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फॉर्च्यूनर को 1-1 मीटर अगर आप बढ़ा दें तो बस उतना बड़ा एक व्हीकल है जिसको हम लोग सबमर्सिबल बोल रहे हैं। तो ये अपने पूरे ऑपरेशन के लिए उस मदरशिप पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये बार बार मदरशिप से ही पूछता है। वहीं पर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे लगे हुए हैं जो इसको बताएंगे सोनार्स की हेल्प से कि अब तुम्हारे आगे ये पत्थर है, अब तुम्हारे आगे ये जहाज का टुकड़ा है, अब तुम्हारे आगे ये चीज है, अब तुम दाएं जाओ, अब तुम बाएं जाओ। तो इसको गवर्न अंदर बैठा हुआ कैप्टन कर रहा है, दाएं बाएं मोड़ना कैप्टन कर रहा है, लेकिन इसको किधर जाना है वो अभी भी मदरशिप से ही इंडिकेशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, कुछ घंटे की ऑक्सीजन होती है। जैसे यहां पर हमारे पास जिस टाइटन सबमर्सिबल की हम लोग बात कर रहे हैं 96 आवर्स की इसके पास ऑक्सीजन थी, सिर्फ 96 घंटे तक की ऑक्सीजन है। पूरी तरीके से ये अपने मदरशिप पे डिपेंडेंट है। तो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। तीसरी एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्योर। ये टर्म भी आप सब लोगों को पता होना चाहिए। फटीग फेल्योर क्या होता है? अगर मैं तुम्हारे सामने कोई एक स्टील का मेटल का वायर ले लूं और मैं आपसे बोलूं कि इसको खींचो और खींच के तोड़ो, तो स्टील वायर बहुत मजबूत होते हैं, इसको खींच करके तोड़ना ये मेरे लिए, मेरे हाथों के लिए इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसी स्टील वायर को एक बार इधर मोड़ें, ऊपर मोड़ें, इधर मोड़ें, ऊपर मोड़ें, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है 100-200 बार मोड़ने के बाद ये अपने आप टूट जाएगा। जिस वायर को खींच करके तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उसी को बार बार एक रिपीटेड साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड करके हम बहुत आसानी से तोड़ लेते हैं। इस तरीके का जो फेल्योर है, बहुत आसानी से हो जाने वाला फेल्योर, कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ रिपीटेड साइकिल्स प्रोवाइड करनी पड़ी और फेल्योर हो गया। इस तरीके के फेल्योर को हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्योर। और यहां पर फटीग फेल्योर की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सबमर्सिबल है, जब जब ये पानी में अंदर आता होगा तो ऊपर प्रेशर्स अलग हैं। आप थोड़ा और नीचे आए, प्रेशर्स बढ़ गए, आप थोड़ा और नीचे आए, प्रेशर्स बढ़ गए, आप थोड़ा और नीचे आए, प्रेशर्स बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते इतने एक्सट्रीम हो गए कि 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो गए हैं। और फिर आपको 1 घंटे में आप नीचे आए हो, 2-4 घंटे आपको नीचे बिताने हैं, घूमना फिरना है, और फिर 1 घंटे ऊपर जाना है। तो इस पूरी जर्नी में एक वेरिएबल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, डायनेमिक फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालत वही तो हो रही है कि आपके ऊपर फोर्स कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि कोई भी स्ट्रक्चर फटीग फेल्योर शो कर सकता है, डेफिनेटली करता भी है। और तीसरी एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो है प्रेशर वेसल। नॉर्मली प्रेशर वेसल्स 2 टाइप के दिखाई पड़ते हैं, या तो आप सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल बना लें या तो आप स्फेरिकल प्रेशर वेसल बना लें। अगर आप प्रेशर्स को झेलने की कैपेसिटी के नाम पे बात करेंगे तो स्फीयर इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चॉइस। और ये चीजें हम लोगों ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ी भी हैं, क्योंकि स्फेरिकल प्रेशर वेसल का शेप ही कुछ ऐसा होता है कि यहां पर चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर, चाहे वो एक्सटर्नली लग रहा हो या अंदर से लग रहा हो, यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स आर गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चॉइस इन एनी केस। और शायद यही रीजन है कि जेम्स कैमरून 11 किलोमीटर तक की गहराई में जाने वाला जो भी वेसल डिजाइन किए थे, वहां पर जो पैसेंजर चैम्बर था वो स्फेरिकल शेप का था। ध्यान रहे ये बात। अगर इतने टर्म्स आपको समझ में आ गए तो अब हम टेक्नोलॉजिकली क्या हुआ होगा उस चीज को समझने के लिए रेडी हैं। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं मेजरली 3 रीजंस, पॉसिबल रीजंस पे बात करूंगा। असल में क्या हुआ है नोबडी नोज। टाइटन सबमर्सिबल के मलबे का पूरा पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तब तक ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बट हाँ, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या क्या रीजंस पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसपे हम लोग बात करेंगे वो है मटेरियल सिलेक्शन, दूसरा शेप और डिजाइन, और तीसरा लैक ऑफ प्रैक्टिकल डेटा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल सिलेक्शन के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि टाइटेनियम की जगह हम लोगों ने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। टाइटेनियम, अगर आप बात करेंगे तो टाइटेनियम दुनिया में जितने भी नोन मेटल्स हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स में इसका नाम आता है। जेम्स कैमरून जिस सबमर्सिबल में बैठ के गए हैं उसका जो पैसेंजर चैम्बर बनाया गया था वो इसी टाइटेनियम की एक बहुत मोटी लेयर से बनाया गया था, वो भी फोर्जिंग करके, क्योंकि हमको मालूम है कि फोर्जिंग ऑपरेशन जैसे लोहे को गर्म करके पीट पीट करके शेप प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल उन्हीं प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और एक बहुत खूबसूरत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके टाइटेनियम से वो स्फेरिकल प्रेशर चैम्बर्स बनाए, स्फेरिकल पैसेंजर चैम्बर बनाया गया था। लेकिन यहां पर जो ओशियन गेट कंपनी का जिस टाइटन की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर जो सिलेंडर का मेन हल है वो कार्बन फाइबर से बनाया गया था। अब कार्बन फाइबर नो डाउट
काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और आजकल बहुत सारी जगहों पर इसका एक्सटेंसिव यूज भी किया जा रहा है। कार्बन फाइबर की अगर आपको मैं स्ट्रेंथ बताऊं तो वो टेंशन में टाइटेनियम से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कार्बन फाइबर कॉम्प्रेशन में टाइटेनियम से कमजोर होता है। और शायद इसी छोटी सी बात को मटेरियल सिलेक्शन के टाइम पे नजरअंदाज भी किया गया है। कार्बन फाइबर से कोई भी शेप किस तरीके से बनाया जा सकता है? कार्बन फाइबर इज लाइक अ धागा। अगर मैं इस धागे को किसी एक ग्लू, किसी एक गोंद में डुबो करके किसी एक सिलेंडर के ऊपर लपेटता चला जाऊं, तो जब ये ग्लू सूखेगा तो ये धागा जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कार्बन फाइबर से कोई भी शेप अचीव कर सकते हैं। या तो आप धागे को एक ग्लू में लपेट करके किसी शेप में प्रोवाइड करते चले जाएं, या फिर एक तरीका हो सकता है कि आप इस कपड़े को ग्लू में लपेट करके जो भी शेप चाहिए उस शेप में इसको रैप करते चले जाएं। इन दोनों टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं फाइबर बाउंड या फिर रोल लेआउट मेथड। या तो आप धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कपड़े का रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें टाइटन सबमर्सिबल को बनाने में दोनों ही चीजों का इस्तेमाल किया गया था। मतलब 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसका अंदर का काफी पोर्शन फाइबर बाउंड था। फाइबर बाउंड थोड़ा सा एडवांस्ड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आप किस डायरेक्शन में धागा लपेटना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर पहले तो इनर पार्ट को धागे से लपेट करके बनाया गया था और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कपड़े से लपेट करके बनाया गया था। और धागे और कपड़े का जो भी आपने इस्तेमाल किया है, ग्लू का इस्तेमाल किया है, जब एक बार आपको मोटी लेयर मिल गई तो इस मोटी लेयर को फिर हमें पकाना होता है। पकाने को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं क्योर करना। और जिसको मैं बार बार ग्लू बोल रहा हूं, टेक्निकली वो चीज बोली जाती है रेजिन। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप यहां से बनाएंगे वहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन को झेलने की क्षमता तो ये कार्बन फाइबर देता है। नो डाउट कार्बन फाइबर इस स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वेट लगभग 3 गुना कम है और स्ट्रेंथ टेंशन में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन जब आप बात कॉम्प्रेशन की करते हैं तो धागा कॉम्प्रेशन नहीं झेल सकता है। कॉम्प्रेशन झेलने के लिए आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो इसमें लगाए गए उस रेजिन की स्ट्रेंथ के ऊपर, उस ग्लू, उस गोंद की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि कहीं स्टैंड नहीं करती है इस टाइटेनियम के आगे। ये जो सबमर्सिबल डिजाइन किया गया, शायद इसको डिजाइन करने वालों ने इस चीज को नजरअंदाज किया कि जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर बाहर से लग रहा होगा जो कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा। आज भी कार्बन फाइबर से बने हुए ट्यूब्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनल प्रेशर को झेलने के लिए, तो नो डाउट ये कार्बन फाइबर्स कभी फेल नहीं होते हैं। एंड इट इज प्रूवन, ये देखा जा चुका है प्रैक्टिकली। लेकिन बाहर से इतने एक्सटेंसिव प्रेशर्स को क्या सच में कार्बन फाइबर झेल पाएगा, कार्बन फाइबर की बनी हुई कोई ट्यूब झेल पाएगी? इसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं है। पहली चीज तो पहली मिस्टेक तो यहां पर जो लग रहा है हुई है वो है इस कार्बन फाइबर को। इवन जिस समय जेम्स कैमरून मैरियाना ट्रेंच में जाने को लेकर के अपना एक सबमर्सिबल डिजाइन कर रहे थे, उसी समय कॉम्पिटिटर अपना एक मशीन डिजाइन कर रहा था और वहां पर भी उन्होंने इस कार्बन फाइबर्स का ही इस्तेमाल किया गया था, कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल किया था। बट एट द सेम टाइम जेम्स कैमरून हैज वार्न्ड कि यार ये बना तो रहे हो, लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे 11 किलोमीटर की गहराइयों में तो यू विल बी किल्ड इन योर फर्स्ट विजिट। और वो सबमर्सिबल जो कार्बन फाइबर से सबसे पहली बार बनाया गया था वो आज तक पानी के अंदर ले नहीं जाया गया। अगेन क्यों? क्योंकि सेफ्टी की जब तक गारंटी नहीं है आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज बात कर लेते हैं शेप के बारे में। जहां पूरी दुनिया स्फीयर का इस्तेमाल कर रही है, आपने क्यों सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल का इस्तेमाल किया? लॉजिकल रीजंस हैं कि हमको पैसे कमाने हैं। जब आप स्फेरिकल प्रेशर वेसल बनाते हो तो यहां पर जगह थोड़ी सी कम होती है। जेम्स कैमरून जिस वेसल में बैठ करके गए हैं वहां पर सिंगल सीट अवेलेबल थी, सिर्फ एक बंदा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 लोग बिठा लो, एक कैप्टन हो गया और दूसरा पैसेंजर हो गया। लेकिन यहाँ ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको जगह भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, सिलेंडर ज्यादा लोगों को बिठा सकता है। तो एक कैप्टन हो गया और 4 लोग बैठे हैं और हर आदमी ने 2-2 ढाई करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो लगभग 10 करोड़ रुपए एक ट्रिप में। नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, 8 घंटे में 10 करोड़ रुपए हमारी जेब में। तो शायद ये भी एक रीजन रहा होगा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्फेरिकल प्रेशर वेसल यहां पर सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल बनाया गया है। और बार बार मैं मेटल को जिम्मेदार इसलिए ठहरा रहा हूं कि अभी जो हम लोगों को मलबा भी मिला है वहां पर कार्बन फाइबर ही टूट चुका है, लेकिन जो किनारों पर एंड कैप्स जिसको बोलते हैं जो टाइटेनियम के बने हुए थे वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। तो अगर शायद
यहां पर एंड कैप्स जिस मेटल से बने हैं, मेन हल भी उसी चीज से बनाया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। इसको एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप बोल सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया स्फीयर पे चल रही है, स्फीयर का इस्तेमाल कर रही है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपने एक नई चीज बनाई थी और वो शायद फेल हो गई। प्रेशर वेसल आपने बनाया भी है, टाइटन सबमर्सिबल का जो हल वाला पोर्शन जो कार्बन फाइबर से बनाया भी है, जिस शेप की हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर से थोड़ा सा लगभग बड़ा शेप, उस शेप को, उस उतना बड़ा सिलेंडर आपने बना तो लिया है, लेकिन उसकी क्योरिंग करना, उसको पकाना, जरूरी तो यह है कि आप उसको, बेस्ट मेथड तो ये होगा कि आप उसको जब पका रहे हैं तो एक परफेक्ट वैक्यूम वाले चैम्बर में आप उसको रखें और फिर आप उसको हीट करें, सो दैट अंदर जो ग्लू लगाया है, जो रेजिन लगाया है, वो अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर सके। और वैक्यूम इसलिए जरूरी है क्योंकि कपड़े की लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगाते समय गलती से भी अगर एयर का एक छोटा सा बबल भी यहां अंदर रह गया है तो वैक्यूम की वजह से वो सारी की सारी चीजें सक करके बाहर निकाली जा सकती हैं। क्योंकि एयर का अंदर अगर एक भी बबल रह गया है तो इस एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर के बीच में अगर बबल्स हैं तो यही आपके क्रैक का रीजन बनेगा। और एक भी क्रैक फटीग फेल्योर की दुनिया में बहुत खतरनाक साबित होता है। ऐसे शायद ही दुनिया में कोई बहुत बड़े ऑटोक्लेव्स अवेलेबल हों जहां पर उतना बड़ा स्ट्रक्चर रख करके पकाया जा सके। तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर ऑटोक्लेव क्योरिंग नहीं की गई है तो ऑलरेडी कार्बन फाइबर्स के उस 12 सेंटीमीटर थिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कहीं ना कुछ रहा होगा क्रैक। इतना छोटा सा क्रैक जो पहली बार में तो शायद आपके वेसल को नहीं तोड़ेगा, लेकिन पहली बार एक प्रेशर साइकिल झेलने के बाद उस क्रैक का साइज बढ़ गया, दूसरी बार फिर जाने के बाद उसका साइज और बढ़ गया, तीसरी बार फिर जाने के बाद साइज और बढ़ गया, और अचानक से एक लिमिट के बाद सडन चीजें कोलैप्स कर जाती हैं। मेटल्स में रिपीटेड साइकिल्स, जब हम फटीग फेल्योर की बात करते हैं तो मेटल्स हो सकता है, अगर यही चीज टाइटेनियम की बनी हो, मेटल्स सर, मेटल्स भी तो टूटते हैं फटीग फेल्योर की वजह से, लेकिन मेटल्स हो सकता है 100-150 बार उस साइकिल को झेल जाएं, लेकिन कंपोजिट्स, कार्बन फाइबर जैसी चीजें, ये कुछ ही देर में, हो सकता है 10 साइकिल्स में, 15 साइकिल्स में टूट जाएं। और शायद हुआ भी यहां पर यही है। ये ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल की पहली कोई फ्लाइट, पहली कोई ट्रिप नहीं थी नीचे की। ऑलरेडी 10 ट्रिप्स ये कर चुके हैं, सक्सेसफुल ट्रिप्स, और 10 सक्सेसफुल ट्रिप्स के बाद इनके ओनर्स को शायद और कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं नहीं, अब हम प्रूवन सेफ हो चुके हैं। तो नहीं मालूम था कि 10 ट्रिप्स के बाद आपके फेल होने के चांसेस और बढ़ चुके हैं। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल डेटा। हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कार्बन फाइबर अंडर सच हाई एक्सट्रीम कॉम्प्रेसिव प्रेशर, अंडर सच हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस किस तरीके से बिहेव करेगा। हमारे पास इसका कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं है। और कार्बन फाइबर बीइंग अ कंपोजिट, हमसे आप बोलेंगे कि टाइटेनियम मेटल का हमने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप पहले इसकी कंप्यूटर एनालिसिस कर लें कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा। तो मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो बहुत एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वहां पर कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस करना भी हमारे लिए बहुत इजी है। लेकिन जब आप कंपोजिट्स की बात करते हैं जहां पर आपने धागे खुद से बुने हैं, तो धागा बुनते समय, कपड़ा बुनते समय धागे किस एंगल पे लगे हैं, कहीं कोई गलती हो गई तो कार्बन फाइबर से बनी हुई कोई भी स्ट्रक्चर, उसको कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस कर पाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहां से एक्यूरेट डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। मेटल्स में हालांकि हम इस तरीके की एनालिसिस बहुत आसानी से और बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर्स में इस तरीके के रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते भी नहीं है। और ऐसा हमारे पास कोई प्रैक्टिकल डेटा है भी नहीं कि कार्बन फाइबर फटीग लोडिंग में और इतने ज्यादा प्रेशर्स में किस तरीके से बिहेव करेगा। हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा। इसीलिए ओशन गेट पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैंने आपसे बीच में बताया था कि ओशन गेट के डायरेक्टर को ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है, टर्मिनेट किया जा चुका है बहुत पहले, क्योंकि आपने कुछ कमियों पे उंगली उठाई थी। ओशन गेट के जो फाउंडर हैं मिस्टर स्टॉकटन रश, इन्होंने किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन को भी लेने से मना कर दिया। सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसीज क्या करती हैं, वो आपके इस, आपने बोला हमने एक वेसल बनाया है, तो आपके इस वेसल को चारों एंगल से टेस्ट करती हैं हर तरीके से, और फिर वो आपको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि सेफ्टी रेटिंग ये है ना। इसके बेसिस पे फिर आप दुनिया को बोलते हो आओ हमने एक सबमर्सिबल बनाया है और टहलाने ले चलें। अब ऊपर अगर रेटिंग लिखी है, किसी ने रेटिंग दी है कि रेटिंग इज 1 स्टार, तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो इन्होंने किसी भी तरीके के रेटिंग्स लेने से ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमने इनफ रिसर्च कर ली है और आपके जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है, आपके जो रेटिंग प्रोग्राम्स हैं, ये हमारी इनोवेशन को
रोक रहे हैं, ये हमारी फ्रीडम को तबाह कर रहे हैं, तो हमें आपके किसी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सबमर्सिबल था जिसके पास कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। हालांकि पूरा ध्यान रखा गया है काफी चीजों का, बट स्टिल किसी भी सर्टिफिकेशन, किसी भी थर्ड पार्टी से, किसी भी थर्ड एजेंसी से कोई सर्टिफिकेशन यहां पर नहीं लिया गया था। वही चीज मैंने लिखी है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल डेटा, कि अंडर डायनेमिक लोडिंग वाली सिचुएशन फटीग फेल्योर में कार्बन फाइबर या कार्बन फाइबर से बने हुए स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारे पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं है। एंड देयर आर ह्यूज चांसेस कि एक बार नीचे गए, 2 बार नीचे गए, एक पूरी की पूरी प्रेशर साइकिल, हाई प्रेशर नहीं, पूरी की पूरी प्रेशर साइकिल, ऊपर कहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर के 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक एक घंटे में इतना लोड वेरी होता जा रहा है। फिर जब आप ऊपर आ रहे हैं तो फिर एक घंटे में लोड घटते घटते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आ रहा है, अगली बार फिर जा रहे हैं। तो ये वही सिचुएशन तो हो गई जहां पर एक वायर को पकड़ के नीचे मोड़ते हैं, ऊपर मोड़ते हैं, नीचे मोड़ते हैं, ऊपर मोड़ते हैं, और एक लिमिट के बाद चीजें बिना बताए अचानक से टूट जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्योर। तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि ये सारे के सारे पॉसिबल रीजंस हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि शायद स्ट्रक्चर में कोई खास कमियां नहीं थी, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाने की वजह से अंदर से कम्युनिकेशन टूट चुका है, और अब जो सबमर्सिबल है वो लगभग अंधा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये किधर जाना है इस पे डिपेंडेंट था, अपनी मदरशिप पे। जब कम्युनिकेशन टूट चुका है तो शायद इसको चीजें दिख नहीं रही हैं कहां जाना है, और उस अंधेरे में चलते समय 4 किलोमीटर की गहराइयों में सूरज की रोशनी का एक कण भी नहीं पहुंच रहा है, पूरा घुप अंधेरा, और इनके पास जो भी रोशनी के साधन हैं, जो भी टॉर्च हैं, जो एक लिमिटेड व्यू प्रोवाइड कर रही हैं, बस वहीं से ये देख सकते हैं। और नीचे अंडर वाटर करंट्स काफी हाई स्पीड से फ्लो कर रही हैं, तो हो सकता है किसी अंडर वाटर करंट्स की वजह से टाइटैनिक जहाज के मलबे के आसपास या टाइटैनिक जहाज के किसी पोर्शन से टकराने की वजह से भी यहां पर इंप्लोजन हो सकता है। क्योंकि लगभग 8 बजे जब आप चले हैं और 9:45, तो ये तो माना जा सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप समंदर की तलहटी के काफी करीब पहुंच चुके हैं, काफी करीब पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटा लगता है नीचे पहुंचने में, और ये पौने पौने 2 घंटे, 8 बजे चले, 9:45 पे इंप्लोजन रिकॉर्ड किया गया है हाइड्रोफोन्स में। तो देर आर चांसेस कि ये भी एक चांस हो सकता है जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाने की वजह से अंदर भटक करके शिप से कहीं टकरा गया और फिर उसके बाद इंप्लोजन हुआ है। असल में क्या हुआ था ये कह पाना बहुत मुश्किल है, तब तक जब तक पूरी तरीके से पोस्टमार्टम नहीं कर लिया जाता। कुछ जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उस समय मलबे के कुछ टुकड़े निकाले जा चुके हैं। जब पूरी एनालिसिस की जाएगी तब एक्चुअल में क्या हुआ था वो कॉन्क्रीट निकल के आएगा। लेकिन यहां से एक बात जरूर हमको सीखने को मिल जाती है कि टेक्नोलॉजी पे हम भरोसा तो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक और चीज, जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा है तो हम ऐसी चीजें ना करें। पिछले कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले एक अमेरिकन कपल टाइटैनिक जहाज के बो वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, जहां पर पिक्चर में दिखाया गया है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से खड़े होकर के रोमांस कर रहे हैं, ये पोज याद आ रहा होगा आपको। अमेरिकन कपल सबमर्सिबल में बैठ करके करोड़ों रुपए खर्च करके सबमर्सिबल लेकर के नीचे जाता है, बो में सबमर्सिबल को लैंड कराते हैं और वहां खड़े होकर के एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। क्या बेवकूफी है। टेक्नोलॉजी पे भरोसा करिए, घमंड नहीं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें। बहुत जल्द मिलते हैं इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, उसकी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। टिल दैट टाइम, थैंक यू।